नमस्कार। खबरें दमदार यानी यूपी की सभी बड़ी खबरें अब तक की। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आगरा में सैया इलाके में टायर फटने से बस में आग लग गई। आग बस के स्लीपर कोच में लगी जिससे सवारियों में हड़कंप मच गया। गनीमत है कि किसी के हताहत होने की इसमें खबर नहीं है, लेकिन कैसे ये पूरी बस जली है जरा देख लीजिए। आगरा में लगी है ये आग, सवारियों ने कूद कूद कर जान बचाई। 40 सवार थे बस में। पूरी बस जलकर खाक हो गई। टायर फटने से पूरी बस में आग लग गई। और कासगंज से एक दर्दनाक खबर आई। यहां पर शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में आग लग गई और आग में जलकर एक 6 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सौर ऊर्जा प्लेट की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से झोपड़ी में आग लगी। घर का सारा सामान भी जल गया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बच्चे की मौत के बाद परिजनों में हाहाकार है। सूचना मिलने पर एसडीएम सदर लेखपाल सहित पुलिस मौके पर पहुंची। तस्वीरें सुरू कोतवाली इलाके के गांव चंदबा न्योली की है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कैसे ही हुआ ये शॉर्ट सर्किट झोपड़ी के ऊपर। महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने के लिए चल रहे मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण की आज से शुरुआत हो गई है। सीएम योगी ने इस दौरान मिशन शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया और इसी के साथ ही यूपी में मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई। इसके तहत यूपी के सभी 75 जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नवनिर्वाचित महिला ग्राम प्रधानों को भी जोड़ा जाएगा। ग्राम स्तर पर महिलाओं को सशक्त और जागरूक करने में महिला ग्राम प्रधान अहम भूमिका निभाएंगी। अभियान के तहत महिलाओं के उत्थान के लिए कई सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों ने जो काम किए हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। प्रदेश सरकार के विशेष प्रयासों से आजीविका मिशन से जुड़ी हुई 4,80,000 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 52 लाख परिवारों को जोड़ा गया है। योजना आरंभ से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया के अंतर्गत 3,10,832 से अधिक समूहों को 15,000 रुपये प्रति समूह की दर से 466.24 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड तथा 1,10,000 रुपये प्रति समूह की दर से 1,86,015 स्वयं सहायता समूह को 2,046.16 करोड़ रुपए की सामुदायिक निवेश निधि भी प्रदान की गई है। बैंक क्रेडिट लिंकेज हेतु 1,26,709 स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं से जोड़कर 1,267 करोड़ रुपए की धनराशि अनुदानित ब्याज पर भी उपलब्ध कराई गई है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। सीबीएसई के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 12 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को बिना इम्तिहान के पास किया गया हो। सीबीएसई इस साल छात्रों को एक साथ मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों जारी करेगा। दरअसल कोरोना महामारी के चलते बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के बाद मूल्यांकन की चुनौतियों और परिणाम को जारी करने की जद्दोजहद के बीच 12वीं के नतीजे सामने आए हैं। बोर्ड ने ये परिणाम 30-30 और 40 के फॉर्मूले पर जारी किया है। इसमें 12वीं के 40% अंक, 11वीं के 30 और 10वीं के 30% अंक जोड़े गए हैं। राजधानी लखनऊ में छात्रों से बात की हमारे संवाददाता प्रशांत ने। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। राजधानी लखनऊ हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम उनसे जानेंगे इस बार के जो नतीजे थे वो कैसे रहे। अच्छे थे सर। अगर परीक्षा देते तो क्या इससे बेहतर स्कोर कर पाते? मे भी हो सकते थे अगर पढ़ाई अच्छी चलती तो। फिर आपको क्या लग रहा है? सर अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी वैसे अपलोड नहीं हो पा रहे मार्क्स, बहुत जैम लगा हुआ है, पर जितने मार्क्स मिलेंगे हमको अच्छे ही मिलेंगे। मैम, जिस बार इस तरीके का रिजल्ट जो इस बार रहा, क्या लग रहा है आपको जो छात्र हैं वो सेटिस्फाई हैं? देखिए, ऑब्वियसली अगर बच्चे खुद वो करते प्रेजेंट होके एग्जाम देते तो उसका नतीजा कुछ और होता, लेकिन क्योंकि ये पूरे इनकी साल भर की मेहनत का नतीजा है तो किसी भी रूप में ये नुकसान में नहीं है और इन विषम परिस्थितियों में ये बेस्ट रिजल्ट है जो जिस स्थिति में किसी भी बच्चे का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है।
जैसा कि मैम बता रही हैं कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्या माने? यस सर, बिल्कुल हमारे प्री बोर्ड्स ऑन टाइम हुए, हमारे प्रैक्टिकल्स भी टाइम पे हुए, हम लोगों ने ऑनलाइन भी पढ़ाई की बहुत अच्छे से। रही बात 10th का रिजल्ट, तो 10th का रिजल्ट भी अच्छा था, 30% उसमें से 11 का भी, तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो जिस तरीके से छात्रों ने भी स्पष्ट किया है कि जिस तरीके का रिजल्ट रहा है वो उससे इस बात से बिल्कुल सहमत है। हालांकि परीक्षा देते तो इससे और बेहतर वो स्कोर कर सकते थे, लेकिन जिस विषम परिस्थितियों में इस बार कोरोना काल के बाद में ये परीक्षाओं का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, कहीं ना कहीं छात्र उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज 18 लखनऊ। प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने आज बरेली कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस कर्मियों से तीखी नोकझोंक हुई। बारिश होने के बावजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन करते रहे। कांग्रेसी डीएम से मिलकर वापस जाने की जिद कर रहे थे। कई घंटों तक कलेक्ट्रेट पर यूं ही हंगामा चलता रहा। हमने देखा किस तरह से तानाशाही रवैये में हम लोगों से बात की, जबकि हम गांधीवादी लोग हैं, हम आराम से शांतिपूर्वक बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मास्क नहीं लगा रखा। मैं कहता हूं, बेरोजगारी की महामारी का मास्क सरकार देगी क्या? बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार बचाएगी? यहां पर महंगाई की मार से आम लोग मर रहे हैं, सरकार के पास उसका मास्क है? किसान मर रहा है, उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, खेत में जहर खा के मर रहा है, घर पे फांसी लगा के मर रहा है, बेटियों की शादी तक नहीं की जा रही, खेत बोने के लिए और जुताई के लिए किसानों के पास पैसे नहीं है। मांग थी कि जिलाधिकारी हमारा ज्ञापन सौंप लें और ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल जी को हमने अनुरोध किया था, महामहिम जी को। लेकिन हिटलर शाही, जैसे सरकार हिटलर शाही वहाँ बैठकर कर रही है, इसी तरीके के बरेली जनपद के हमारे जिला अधिकारी जी भी हिटलर शाही रवैया अपनाते हुए हम लोगों से नहीं मिलते। क्या हम चोर और डकैत हैं? क्या जिला अध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष आए हुए हैं, उनके पास 1 मिनट का समय नहीं है कि मिलने के लिए? रामनगरी अयोध्या के सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प होने जा रहा है। अयोध्या नगर निगम के सभी सार्वजनिक स्थलों के कायाकल्प के लिए नगर निगम ने तैयारी की है। नगर निगम क्षेत्र में 35 पार्कों को चिन्हित किया गया है, जिनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि शहरी जीवन में पार्क और हरियाली का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र के 35 पार्कों में पौधारोपण, स्ट्रीट लाइट और बैठने के स्थान का निर्माण किया जाएगा। पार्कों में बच्चों के खेलने के लिए भी जगह बनाए जाएंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अयोध्या में पब्लिक स्पेस जो है उसका एक जो परसेप्शन है उसको इम्प्रूव किया जाए, और आज के दिन में जो शहरी जीवन है उसमें पार्क और हरियाली का बहुत विशेष महत्व है। इसको देखते हुए जितने भी पब्लिक पार्क्स हैं अयोध्या में, कुल 33 चिन्हित किए गए हैं। इन सभी 33 पार्कों को सुंदरीकरण करना, उनके अंदर में प्लांटेशन के साथ साथ स्ट्रीट लाइट, पब्लिक फर्नीचर, बैठने का स्थान के लिए और विकेट गेट, इस तरह की तैयारी कर रहे हैं ताकि उन पार्कों को जनोपयोगी बनाया जा सके और बच्चे वहाँ खेल सकें और लोग वहाँ जाकर अपना समय बिता सकें और स्वास्थ्य लाभ ले सकें। यूपी के कई जिलों में आज इनकम टैक्स ने छापेमारी की। कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद में ये आईटी डिपार्टमेंट की छापेमारी हुई। दिल्ली समेत देश के 30 जगहों पर आईटी विभाग का छापा पड़ा। इसमें कई जरूरी सबूत और दस्तावेज मिले हैं। कल सुबह से शुरू हुई छापेमारी आज भी जारी है। पान मसाला कंपनी पर यह शिकंजा है, टैक्स चोरी के आरोप। और इसके बाद कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद में एक साथ 31 जगहों पर आईटी डिपार्टमेंट का छापा। बताया जा रहा है कि इसमें कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे और अब बात बारिश की करते हैं। यूपी में जारी मूसलाधार बारिश कई जिलों में कहर बनकर टूटी। कई जगहों पर मकान जमींदोज हो गए। हादसों में कई लोगों की जान चली गई। इस वक्त हम आपको हादसे की ऐसी 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बारिश की वजह से हादसे हुए। पहली तस्वीर कानपुर देहात की है, जहां आफत की बारिश में जर्जर दीवार गिर गए, 6 लोग इसमें घायल हो गए। दूसरी तस्वीर हाथरस की है, जहां पर घर की तीसरी मंजिल भरभरा कर गिर गई और उसमें 4 लोग दब गए। बमुश्किल सबकी जान बचाई जा सकी। तीसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां पर बारिश की वजह से कच्चा मकान गिर गया और हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या के बाद अब कौशाम्बी में भी एक जज पर हमले का मामला सामने आया है। एडीजी ने हत्या की कोशिश को लेकर पुलिस में तहरीर दी है। फतेहपुर की पॉक्सो कोर्ट में तैनात एडीजी अहमद खान प्रयागराज से फतेहपुर लौट रहे थे। उसी दौरान उन्हें एक कार ने जोरदार टक्कर मारी। एडीजे फतेहपुर की कार दुर्घटना के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर के पॉक्सो कोर्ट में तैनात एडीजे अहमद खान प्रयागराज से फतेहपुर लौट रहे थे। उसी दौरान कोकराज थाना इलाके के चाकवन के पास उनकी कार को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस घटना में एडीजे अहमद खान और उनके गनर घायल हो गए, जिसको लेकर एडीजी ने कोकराज थाने में अपनी हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला सिर्फ एक्सीडेंट का लग रहा है, हत्या के प्रयास की बात सामने नहीं आ रही है। प्रयागराज से फतेहपुर जाते हुए इनकी गाड़ी को एक इनोवा ने ओवरटेक किया और उससे गाड़ी लड़ गई। वहां काफी देर रुककर इनका आपसी सुलह समझौते का प्रयास हुआ, खर्चा देने की बातचीत की गई, लेकिन वह व्यक्ति जब उसमें गाड़ी के डैमेज को पूरा नहीं कर पाया तो इनके द्वारा एक तहरीर दी गई जो वहां एसआई मौके पर भोलानाथ यादव पहुंचे थे उनको दिया। उनके द्वारा कहा भी गया कि आप गाड़ी को मुआयने के लिए इसको थाने भेज दें। तो ये थी यूपी की दमदार खबरें। कुछ ही पलों में देखिए उत्तराखंड की खबरें। बने रहिए हमारे साथ।